आज मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस सीतारमण ने जो मरकज़ी बजट 2021 पेश किया उस पर आइए हम बात करते हैं फेडरल ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हरि गोविंद प्रसाद साहब से। हरि गोविंद प्रसाद साहब, आज जो मरकज़ी वज़ीर ने बजट पेश किया है, आप इसको फेडरेशन की हैसियत में एज ए इंडस्ट्री सीए हैं, आप किस हैसियत में देखते हैं? इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं कंट्री को? आज दो तरह से देखा जाता है। ये बजट है एनुअल बजट। अगर एनुअल बजट देखें तो हम हमारे पास में क्या पैसा रहेगा, क्या हमारे टैक्सेस आएंगे, क्या हमारे पास में आगे खर्च करने के लिए हमारे पास में गृहिणी के रूप में, पेंशनर के रूप में, जॉब्स नहीं है उसके रूप में हमारे जो कॉस्ट बढ़ गए हैं रेंट की तरफ में, एजुकेशन के और मेडिकल के एक तरफ, हम इस दिशा में देखेंगे कि भाई मेरा जब आता है, मैं बोल के जब सोचूंगा तो मेरे घर के लिए क्या ये बजट उसमें कुछ दिया है, क्या देखेंगे हम। लेकिन जब इंडस्ट्री के नाते आप पूछ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार को करना है। जो नई जो सरकार है उनकी जो चल नहीं सकती हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्या वो बेचकर लैंड के बारे में उससे कुछ पैसा लगाकर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्चा कर सकते हैं। ऐसा हम दो तरह से देखेंगे। तो ये जो बजट है एनुअल बजट के हिसाब से देखे जाए तो एनुअल बजट से ज़्यादा ये 5 साल 10 साल का विजन रखते हुए ये छोटे मोटे सब्सिडीज़ वगैरह में जिस तरह से बांटा जाता था पैसा, वो विजन ये बीजेपी सरकार का नहीं दिखता है। वो 5 साल 10 साल के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जो दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अच्छा है। जो रेलवेज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीवेज के लिए और एक एक सेक्टर के लिए उन्होंने जो आइडेंटिफाई करके किया है वो एक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि वो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बहुत अच्छा है 5 साल 10 साल के हिसाब से। लेकिन जहाँ पर मैं अपने रेंट के लिए आज इंडिविजुअल के रूप में देखता हूँ, मुझे मेरा घर चलाना है, मेरे बच्चों की फीस बढ़ गई है, उसमें मेरे जो इनकम है उसमें से पहले इनकम कम हो गई है, जॉब्स नहीं है। तो अगर सरकार जो इंडस्ट्री चलाते हैं उनको अगर किसी को वो नौकरी देते हैं तो उनको टैक्स में रिलीफ देते थे, और इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट करे उसके लिए टैक्स रिलीफ देते थे, स्टार्टअप्स को एसएमई को देते थे, तो वो लोग इंडस्ट्री लगाते तो कई लोगों को जॉब मिलता जो कोरोना की वजह से और कई कारण से चला गया। आज इंजीनियरिंग के एजुकेशन करके जब स्टूडेंट बाहर आता है तो उनको कुछ भी नहीं है। और आज हम देखते हैं कि गैस के और महंगाई के दामें बहुत बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दामें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसी सूरत में अगर सरकार हमारे मेडिकल के लिए, रेंट के लिए, अगर हमारे टैक्सेस में जो मेरी इनकम है वो इनकम भी नहीं बढ़ रही है, जॉब्स भी नहीं है, उसको अगर नहीं देखते हुए मुझे खर्चे की तरफ में रिलीफ नहीं दे रही है, सीनियर सिटीजन 80 साल वाले को 75 ईयर्स नहीं करें, ऐसी सूरत में मुझे थोड़ा निराशा देखने को। ठीक है, पॉलिसी में करेक्शन फैक्टर कर रहे हैं कि हरासमेंट वगैरह से कम करने के लिए ऐसे कई चीज़ें उन्होंने की, लेकिन वो सामान्य जो 3 करोड़ से जो 7 करोड़ की जो हमारे टैक्स पेयर बड़े हैं तो उन लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिखता है इसमें। एग्रीकल्चर के लिए जो देने का, फार्मर्स का एमएसपी, ये कभी भी कितना दीजिए उसका कम नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास में पढ़ के बच्चे बाहर निकल रहे हैं उन लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री को वो जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलने का अवकाश था वैसा क्रिएशन का इसमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे। राम जी, ये बताइए, अब जो कोविड आया था, कोविड के बाद में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो आसमान से बात कर रही है, तो क्या इससे फ्यूचर में हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो होगा, और क्या इंडिविजुअल है उसके लिए कुछ बेनिफिट मिल सकेंगे इससे? सरकार के हाथ में टैक्सेस कलेक्ट करने के 2-4 माध्यम रहते हैं जो को सिन गुड्स के रूप में भी देखते हैं। अभी सरकार के पास में जो बचा है, कई चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया। अगर कहीं पे भी लगाते तो उससे महंगाई और 10 गुना बढ़ती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो पेट्रोल का है वो उनके पास में सेस के साथ साथ स्टेट के साथ टैक्सेस उनका है। अब उनके पास में एक ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी ऐसी चीज़ें बची है जहाँ पर वो टैक्स लगाते हैं जो कंजम्पशन के माध्यम से उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को आ जाता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल हाईवेज, एजुकेशन, सब चीज़ों पे, मेडिकल पे खर्च करने का एक ही उनके पास में साधन बचा है, वो पेट्रोल। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि भाई आज जो मेरा घर खर्च है और उसमें जो भी मैं चीज़ें खरीदता हूँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है डीजल की वजह से तो वो अल्टीमेटली मेरे ऊपर ही आएगा। ये एक तरह से डायरेक्ट टैक्स में नहीं आके इनडायरेक्ट तो मेरे को लगेगा। चाहे जो भी चीज़ मैं खरीदूँ, वो जो मेरे पास में 5 रुपये चाय थी वो 10 रुपये हो गई, जो मेरे पास में ब्रेड था 10 रुपये का वो 15 रुपये, ऐसे कॉस्ट जो था वो कॉस्ट हमारे ऊपर में इनडायरेक्ट रूप में मेरे को ही देना है। नहीं, ये बताइए, कोविड के 22 तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स चले गए, मगर जो ऐसे कम्युनिटीज़ का रेट जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं डे टू डे,
जी इसको कम करने, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बजट के जरिए हुकूमत ने कोई प्लानिंग की है? बिल्कुल नहीं की है। यही एक बहुत बड़ा निराशा का है यहाँ पर कि सरकार का जो है, हम इस तरह से देखेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट टैक्स से कोरोना टैक्स के रूप में जो हम लोग देख रहे थे वो नहीं लगाया, वो एक है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये आयुष्मान भारत, ऐसे कई स्कीम, आत्मनिर्भर जो बोला गया है, वो ग्राउंड पे कॉमन मैन को बेनिफिट होने जैसा नहीं दिख रहा है। आज से यहाँ पर हम देख रहे हैं मुद्रा लोन बोल के जो मिलता था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं दिखी यहाँ पर कि आज मेरे पास में नौकरी भी नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ तो मुझे कोई लोन की सुविधा इस सरकार के द्वारा यहाँ पर, और महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि जॉब्स भी नहीं है, इनकम भी नहीं है। तो सर्कुलेशन जो हो रहा है, आज कोई भी आदमी देख लीजिए, वो उसके 10 कस्टमर रहता तो वो खर्चा डिवाइड होता, अभी उसके पास में 4 है तो 4 से वसूल करेगा वो। थैंक यू, आने से बात करें। सर एक